नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका प्रभात टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। हर एक भाई एक बंधु के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। सीडीपी में आपने बहुत सारे यूट्यूब को देखा होगा, बहुत सारे चैनलों को आपने देखा होगा, पर बहुत से ऐसे भाई और बंधु हैं जिनके पास समस्या हो जाती है कि आखिर ये सही है तो क्यों सही है। यूट्यूब पर पहली बार थ्योरी से संबंधित क्यूज को लेकर मैंने उपस्थित हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो सभी भाइयों और बंधुओं के लिए बहुत ही उपयोगी समझ में आएगा, क्योंकि ये मेरा शुरुआत है। और अगर आप पसंद करेंगे तो वीडियो बहुत ही आगे बढ़ेगी। और इसमें सबसे बड़ी यूनिक होने का बात यह है कि आपको हर तरह के प्रश्न के आंसर एनसीईआरटी की प्रूफ मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं प्रश्न कहीं से भी बनाऊं पर उस प्रश्न के केवल उत्तर को हो आप जानते हैं तो उत्तर कन्फ्यूज हो जाएंगे। थ्योरी को भी आप समझ लेंगे तो आपके लिए वो प्रश्न बहुत ही सॉलिड होगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विकास की अवस्था से प्रारंभ होती है। विकास किस अवस्था से प्रारंभ होती है? ठीक है, तो इसका आंसर आप हमें बताएं। अगर आपने अपना प्रश्न सोच आंसर पा लिया है तो थ्योरी पर चलते हैं। थ्योरी क्या कहती है? प्रसव पूर्व या जन्म पूर्व विकास के 3 चरणों में शामिल किया गया है। ठीक है, पहला भ्रूण अवधि, जिसे गर्भाधान के बाद पहले 2 सप्ताह होते हैं। ठीक, उसके बाद आपका भ्रूण मूली अवधि गर्भाधान से 8 सप्ताह होता है। उसके बाद भ्रूण की अवधि जन्म से 9 सप्ताह या 38 से 40 सप्ताह तक को माना जाता है। ठीक है, इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विकास जन्म पूर्व अवस्था से शुरू होती है। ठीक है, ये आप जान गए थ्योरी। चलिए हम अपने प्रश्न पर लौटते हैं। यहाँ पर क्या है? प्रारंभिक बचपन की अवस्था, जन्म पूर्व अवस्था, शैशवावस्था, मध्य बचपन की अवस्था। ठीक है, जबकि आपने अभी क्या पढ़ा? जन्म से पूर्व की अवस्था। ठीक है, अगला है परिवर्तन एक बालक के कार्य या चरित्र में मात्रात्मक परिवर्तन लाते हैं। ठीक है, ये आप प्रश्न समझ गए। अब इसके आंसर को आप अपने मन में ही रखें। चलिए हम आगे चलते हैं, इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। परिभाषा है कि अधिकांश समावेशी शब्द है जिसका एक और तत्व है कि है जिसे परिपक्वता कहा जाता है। ठीक है, परिपक्वता कहा जाता है जब गुणात्मक रूप से अर्थात कौशल में मापा जाता है तो यह विकास बन जाता है। ठीक है, जैसे विकास व्यक्ति में गुणात्मक परिवर्तन को दर्शाता है, ये बात सही है। इसे क्रमबद्ध सुसंगत परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला के रूप में परिभाषित किया जाता है, ये भी बात सही है। प्रगतिशील शब्द का अर्थ है कि परिवर्तन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला है क्रमबद्ध और सुसंगत, यह मानते हैं कि होने वाले परिवर्तन और उनसे पूर्ववर्ती या उसके बीच एक निश्चित संबंध है। यह परिवर्तन व्यक्ति में कार्यात्मक परिपक्वता लाते हैं। तो विकास उस व्यक्ति के गुणात्मक परिवर्तन हैं जो व्यक्ति के काम या कामकाज में सुधार में परिलक्षित होते हैं। ठीक है, और आप क्या पढ़ें इसमें कि इसे शारीरिक, गत्यात्मक, बुद्धिमत्ता, मात्रात्मक, भाषा, नैतिक और सामाजिक विकास जैसे विभिन्न चरणों में वर्गीकृत किया जाता है। प्रत्येक चरण का व्यवहार निश्चित सूचीबद्ध होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर बात समझ गए तो अब प्रश्न हम देखते हैं कि परिवर्तन एक बालक के कार्य या चरित्र में मात्रात्मक परिवर्तन लाता है तो किस में लाता है? आप यहाँ पर देखे ही हैं कि शारीरिक, गत्यात्मक, बुद्धि, संज्ञानात्मक, भाषा, नैतिक, सामाजिक विकास से
विभिन्न चरणों में वर्गीकृत होता है। ठीक है, तो आपका आंसर है विकासात्मक। ठीक है, 6 साल की लड़की असाधारण खेल क्षमता दिखाती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उन्हें रोज कोचिंग के लिए भेजते हैं और सप्ताहांत मतलब सप्ताह के अंत पर उसे प्रशिक्षण देते हैं। इसकी क्षमताएं किस के बीच की अंतःक्रिया का परिणाम है? ठीक है, तो इसका आप आंसर आप अपने हिसाब से तो लगा ही चुके होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं थ्योरी पे। प्रश्न के अनुसार लड़की के माता पिता खेल क्षेत्र से हैं और उनके कोचिंग से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि क्षमताएं आनुवांशिकता और वातावरण पर निर्भर करती है। ठीक है, व्यक्ति का व्यक्तित्व आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का उत्पादन है। ठीक, आनुवांशिकता एक बच्चे की क्षमता को निर्धारित करती है, जबकि पर्यावरण उस क्षमता को विस्तारित करती है जो सामर्थ्य प्राप्त होता है। ठीक है, तो अगर कोचिंग माँ बाप का है, ठीक, अगर कोचिंग माँ बाप का है तो पढ़ने वाला बच्चा भी किस माहौल में पलेगा? आनुवांशिकता और वातावरण पर निर्भर होकर अपने कार्य को सीखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपके क्या है? स्वास्थ्य और प्रशिक्षण है, अनुशासन और पोषण है, और आनुवांशिकता और वातावरण है, वृद्धि और विकास है। तो आप समझ ही गए होंगे कि इसका तीसरा सही है। अगला प्रश्न है, 2 से 8 वर्ष की आयु समूह के बच्चों के लिए विकास के स्वरूप में प्रेरक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और शामिल होते हैं। ठीक, तो क्या शामिल होते हैं? ठीक है, जब 2 से 8 साल का बच्चा कौन सी अवस्था में होता है? शैशवावस्था और बाल्यावस्था के बीच की अवस्था होती है। तो आयु समूह में बच्चा होता है, पास कुछ होगा, तो यहाँ पर कुछ तरीके हैं कि शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष होता है, जिसमें तीव्र गति से शारीरिक गति की को कोई बौद्धिक विकास नहीं, माता पिता के साथ बातचीत करना। ठीक है, मध्य बचपन में 6 से 12 वर्ष कहते हैं, धीमी वृद्धि होती है और बेहतर मोटर कौशल, बेहतर सोचने की क्षमता, दोस्तों, माता पिता के साथ, पड़ोसों के साथ बातचीत करता है। और किशोरावस्था में शारीरिक रूप से मजबूत, यौन, सक्रिय, भावनात्मक रूप से कमज़ोर होता है। ठीक है, तो इसलिए हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 2 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विकास के पैटर्न में मोटर, सामाजिक, भावात्मक, संज्ञानात्मक और भाषा कौशल शामिल है। ठीक है, क्यों भाषा कौशल शामिल है? क्योंकि वो बालक यहाँ पर भाषाई कौशल का विकास कर रहा है। ठीक है, सामाजिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित चरणों में से कौन सा तीव्र आत्म जागरूकता की विशेषता है? ठीक है, क्या है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। हमारी थ्योरी ये कहती है कि जो बालक होता है, ठीक है, यहाँ पर साफ शब्दों में लिख दिया गया है कि तीव्र आत्म जागरूकता किस अवस्था में होती? मध्य किशोरावस्था, मतलब किशोरावस्था की ये विशेषता है। उच्च आत्म भागीदारी, उच्च जिम्मेदारी और स्वयं की अवधारणाओं के बीच परिवर्तन, पहचान की भावना के साथ संघर्ष करता है, यही सब इसमें होता है। तो तीव्र आत्म जागरूक की भावना किशोरा अवस्था में होती है। ऑप्शन नंबर 3। आगे अगला प्रश्न है, बाहरी दुनिया के साथ संबंधों को विकसित करने के जटिल सामाजिक जीवन के लिए नींव स्थापित करना इस चरण का प्रमुख पहलू है। किस अवस्था का पहलू है? बाहरी दुनिया के साथ संबंध विकसित करके जटिल सामाजिक जीवन के नींव रखता है। पूर्व बाल्यावस्था का मुख्य पहलू है जो 2 से 7 वर्ष की आयु के बीच के हैं। इसे टायर एज या फ्रिंगैंग एज या एक्सप्लोरेटिव एज आदि के रूप में भी जाना जाता है। यह बच्चे से पूर्व विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है। ठीक,
तो पूर्व बाल्यावस्था के क्या क्या लक्षण होते हैं? भाषा अधिग्रहण के कौशल को विकसित करता है, संरक्षण की अवधारणा के साथ समस्या का समाधान करता है और केंद्रीय अप्रतिवर्तित के विचार सार्थक संघर्ष करता है, वस्तुओं को दर्शाने के लिए शब्दों और चित्रों का प्रयोग करता है, बाहरी विशेषताओं के माध्यम से वस्तुओं की तुलना करता है। तो हम इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बाहरी दुनिया के साथ साथ संबंध विकसित करके जटिल सामाजिक जीवन की नींव रखना और पूर्व बाल्यावस्था का मुख्य पहलू हो सकता है। तो यहाँ पर हमने आपको ऑप्शन कौन सा सही होगा, क्योंकि वो बच्चा क्या कर रहा है, सामाजिक जीवन के लिए नींव स्थापित कर रहा है। तो पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा अपने सामाजिक जीवन में धीरे धीरे प्रवेश करने लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर है भौतिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक जैसे विकास में डोमेन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में विकसित किए जाते हैं। ठीक, तो आइए हम आगे चलते हैं। विकास से तात्पर्य अंगों के बेहतर और समर्थित कार्य के लिए संरचना में वृद्धि से है। अनुमान वंशानुगत और पर्यावरण के बातचीत का एक उत्पादक है। ठीक है, उत्पादन है। विकास के प्रमुख डोमेन जैसे भौतिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भाषा, एकीकृत, समग्र प्रक्रिया विकसित किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बच्चे के शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावात्मक, भाषाई सारे विकास इसमें होते हैं। ठीक ना, तो बच्चा क्या करता है, सारे सिस्टम को वो एकीकृत और समग्र करता है। ठीक है, क्योंकि भौतिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावात्मक जैसे विकास में डोमेन निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, जिसमें से आप समझते होंगे निरंतरता का विकास का सिद्धांत होता है, व्यक्ति भिन्नता भी होता है, बातचीत भी विकास का सिद्धांत होता है, उन्नयन करना विकास का सिद्धांत वह पहलू जो किसी व्यक्ति के वंशानुगत विशेषताओं में स्वाभाविक रूप से गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन दिखाता है। ठीक है, क्या वह अनुसंगत विशेषता, ठीक है, क्या है, वृद्धि है, अंतर्जात क्षमता है, अधिगम है, परिपक्वता है। चलिए हम थ्योरी समझते हैं। वह पहलू जो व्यक्ति के वंशानुगत विशेषताओं में स्वाभाविक रूप से गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन दिखाता है, जिसे परिपक्वता कहते हैं। ठीक है, क्या, क्यों कि वह विकासात्मक प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति के निहित लक्षणों या संभावनाओं को उजागर करने को प्रदर्शित करता है। वह आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक परस्पर क्रिया के माध्यम से भावात्मक, मानसिक और शारीरिक रूप से परिपक्व होने की एक प्राकृतिक क्रिया है। ठीक, और उसके बाद है एक व्यवहार परिवर्तन, एक प्रक्रिया है जो जरूरी नहीं है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ वो, बल्कि पूरे जीवन काल में व्यक्ति के पढ़ने और विकसित करने होते हैं। ठीक है, तो इस सारे घटनाओं में परिपक्वता का होना बहुत आवश्यक होता है, इसलिए यहाँ पर की बात कह रही है। तो एक परिपक्वता होने के बाद व्यक्ति के अंदर वो गुण हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सही नहीं है? क्या विकास संपर्क का उत्पादन है? विकास क्रमबद्ध क्रम से चलता है? विकास व्यक्तिगत क्रिया है? विकास विशिष्ट से सम्मान तक बढ़ता है? ठीक है, थ्योरी पर हम चलते हैं। विकास मनोवैज्ञानिक में सुधार के साथ अंगों के बेहतर और संवर्धित कार्य के लिए संरचना में वृद्धि को संवर्धित करता है। यह एक विस्तृत, जटिल और निरंतर प्रक्रिया है। जिस प्रकार कुछ सिद्धांत हैं जिसमें अवधारणा की विशेषता समझने के लिए पालन करना आवश्यक होता है। क्या विकास सामान्य से लेकर विशिष्ट तक होता है, क्योंकि यह देखा जाता है कि बच्चे पहले वस्तुओं को देखने के लिए हाथों का प्रयोग करता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वह उंगलियों का भी प्रयोग करने लगता है। ठीक है, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों के संपर्क का उत्पाद होता है। एक
यह एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ठीक। ये क्रमबद्ध भी प्रक्रिया हो सकती है, सतत प्रक्रिया भी होती है, ठीक है। चलिए हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो विकास एक संपर्क नहीं होता, ये भी है। विकास क्या है? एक विशिष्ट से सामान्य प्रक्रिया होती है, ठीक है। आगे, परिवार और पड़ोस क्या है? ठीक, परिवार और पड़ोस क्या है? बच्चों के लिए मानस शास्त्र संबंधित माध्यम है, प्राथमिक सामाजिक माध्यम है, तीसरा है मध्य सामाजिक माध्यम है, चौथा माध्यमिक सामाजिकरण माध्यम है, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। प्राथमिक सामाजिकरण क्या है? यह बचपन और बचपन के दौरान होते हैं। यह उस प्रक्रिया को संबंधित करता है जहां बच्चे को बचपन के वर्षों में परिवार या पड़ोस के माध्यम से सामाजिकृत किया जाता है, ठीक है। जैसे यह रेखांकित करता है कि प्राथमिक सामाजिकरण की प्रक्रिया में प्रमुख माध्यम परिवार होता है, ठीक है। ठीक, जिसमें सामाजिक की संस्कृति आंतरिकरण और व्यक्ति की संरचना शामिल होती है। परंतु माध्यमिक सामाजिकरण यह तब होता है जब शिशु बचपन के चरण में गुजरता है और परिपक्वता में जाता है। यह उस प्रक्रिया को संबोधित करता है जो बाद में वर्षों में शिक्षा और सहकर्मी के समूह जैसे माध्यम से शुरू होता है, ठीक है। तो प्राथमिक पास पड़ोस क्या होते हैं? प्राथमिक सामाजिकरण के माध्यम होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें माता पिता आस पड़ोस के लोग उससे संबंधित होते हैं। द्वितीय सामाजिकरण से आप क्या समझ तात्पर्य है? ठीक है, हम प्रश्न पढ़ते हैं। पहला है, यह उस बढ़ते बच्चे को संबोधित करता है जो अपने स्थाइयों से सामाजिक आचरण में बहुत महत्वपूर्ण सबक सीखता है। दूसरा, वह पूर्व व्यवहार स्वरूप को छोड़ने और एक के जीवन में परिवर्तन के भाग के रूप में नए लोगों को स्वीकार करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। अगला, यह उनके जीवन में प्राथमिक या शुरुआती वर्षों में शिशुओं के सामाजिकरण को संदर्भित करता है। यह उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा पुरुष समूह में शामिल होने की प्रथा के साथ समूह की संस्कृति को सीखते हैं। इसका जवाब है, सामाजिकरण सामाजिक रूप से स्वीकार करने के लिए सामाजिक मापदंडों संस्कृति मूल्य और रीति रिवाजों आंतरिक बनाने की एक प्रक्रिया है। माध्यमिक सामाजिकरण एक सब प्रकार का सामाजिकरण है जो उस बढ़ते बच्चे को प्रदर्शित करता है जो हाथियों से सामाजिक आचरण में बहुत महत्वपूर्ण सीखता है। सहकर्मी समूह माध्यमिक सामाजिकरण के कारण होते हैं जो जीवन भर चलते हैं। यह बच्चों को उचित सामाजिक दृष्टिकोण सीखने की मदद करता है, जैसे सामाजिकरण जीवन के समूह की गतिविधियों को बढ़ाता है, ठीक है। आप तो बातों को समझ ही गए होंगे। अगर जिस प्रश्न के जवाब में डिफिनेशन में कमी आ रही हो, आप स्क्रीनशॉट लेकर उसके बारे में बृहद जानकारी यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है हमें अवश्य बताएं और उम्मीद करते हैं कि मेरा जो प्रयास है कि सबको प्रश्न के साथ थ्योरी देने का, ये प्रयास अभी यूट्यूब पर किसी ने नहीं किया पर हमने किया है और ये प्रयास आपके सहयोग के बगैर सफल नहीं होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि जानकारी और अनुभव में बहुत फ़र्क होता है। अगर आप ये चीज़ समझते हैं तो ये बात समझ ही रहे होंगे कि मेरा प्रयास कहाँ तक सफल होगा। विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ठीक है, क्या सत्य है? पहला, विद्यालय सामाजिकरण का पहला मुख्य कारक है। विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। सामाजिकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती है। और अगला है, विद्यालय सामाजिकरण में बहुत कम भूमिका निभाती है। तो हम थ्योरी देखते हैं। सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें के द्वारा एक व्यक्ति बातचीत के एक तंत्र के माध्यम से समाज का सदस्य बन जाता है। उसका उद्देश्य व्यक्तियों को विभिन्न भविष्य की भूमिकाओं के लिए तैयार करना होता है। इसमें उद्देश्य को भूमिका के लिए तैयार करता है, ठीक है।
तो कुल मिलाकर हम इसको ये समझ लें कि सामाजिक के प्राथमिक एजेंडा है परिवार के सदस्य और रीति रिवाज होते हैं, क्योंकि वे ऐसे होते हैं जिनके जैसे ही बातचीत होती है। ठीक, समाजीकरण के माध्यमिक एजेंडे हैं स्कूल है, पड़ोस है, मीडिया है, सहकर्मी समूह, समाज के कानून आदि हैं। और सामाजिकरण व्यक्ति के विकास, सांस्कृतिक विकास का एक सहयोग होता है। ठीक है, और हम इस प्रश्न का ऑप्शन लेंगे कि विद्यालय सामाजिकरण का महत्वपूर्ण अंग होता है। ठीक है, क्योंकि विद्यालय सामाजिकरण का पहला मुख्य कारक नहीं हो सकता, क्योंकि पहला मुख्य कारक है आपका परिवार, दूसरा विद्यालय होता है। ठीक, अगला प्रश्न है संदर्भ। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण का अर्थ है क्या है? किसी का अपना सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना, हमेशा सामाजिक मानदंडों का पालन करना। ठीक है, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण का अर्थ है, क्या अर्थ है? कि सामाजिक, यहाँ देखते हैं, सामाजिक परंपराओं और शिष्टाचार, रीति रिवाज आदि के समाज के नए सदस्यों को परिचित करना होता है। समाज के सदस्यों को लगातार बढ़ने परिवेश में अनुकूलन बनाने के लिए तैयार रहना पड़ता है। किसी समाज की परंपराओं, मूल्यों और रीति रिवाजों का संरक्षण किया जाता है। तो कुल मिलाकर सामाजिकरण मूल्य, विश्वासों और अपेक्षाओं को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर हमारा होगा ऑप्शन कि किसी का अपना सामाजिक मानदंड नहीं होता, ये गलत है। समाज में बड़ों का सम्मान करना होता है, सामाजिक वातावरण अनुकूलन और समायोजन होता है। तो कुल मिलाकर सामाजिक वातावरण में अनुकूलन समायोजन करना ही सबसे अच्छी बात होती है। आगे, बच्चे का पहले सामाजिकरण किसके द्वारा सुसाध्य होता है? तो भाषा के द्वारा, पृष्ठकरण द्वारा, अवलोकन द्वारा, स्वावलंबन द्वारा। चलिए देखते हैं। सूक्ष्म स्तरीय सामाजिकरण एक परिवार, सहकर्मी समूह और पड़ोस द्वारा निभाई गई भूमिकाओं से संबंधित है। यह छोटे समूह की अंतःक्रिया के बारे में है। यह स्तर महत्वपूर्ण है क्योंकि आमने सामने गहन और विस्तृत अंतःक्रिया बुनियादी सूत्रीकरण का करता है। यह किसी व्यक्ति के पहले सामाजिकरण के प्राथमिक वर्षों में होता है। प्रारंभिक सामाजिक पर्यावरण से प्रभावित होता है को जानबूझकर बच्चे को सिखाया जाता है, लेकिन कई आदतें माता पिता को देखकर सीख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि दीर्घ स्तरीय समाजीकरण में वैश्विक समुदाय, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल नेटवर्किंग, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इकाइयों जैसी बड़ी इकाई शामिल होती हैं। मेसो स्तरीय सामाजिक में स्कूल, शैक्षिक, ठीक है, जो सूक्ष्म होते हैं, जो मेन होते हैं, वो परिवार होता है, समूह होता है, समाज पड़ोस होता है। परंतु जो मेसो स्तरीय समाजीकरण में स्कूलों के शैक्षणिक संस्थानों, राजनीतिक समूह, धर्म, सामाजिक वर्ग, संगठित और सही लोगों को मिलाकर होता है। तो इसका सबसे अच्छा होगा कि बच्चा भाषा के माध्यम से ये कार्य करता है। जनसंचार माध्यम सामाजिकरण की एक बहुत महत्वपूर्ण एजेंडा बन रही है। निम्न में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कथन है? ठीक है, तो कौन सी एजेंडा बन रही है कि सामाजिकरण में तो इस सब का अर्थ मीडिया में सामाजिकरण माता पिता परिवार द्वारा ही किया जाता है। जनसंचार माध्यम सामाजिकरण की एक बहुत महत्वपूर्ण एजेंडा है। ठीक है, क्योंकि जनसंचार माध्यम से बहुत बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम व्यवहार, मूल्य और मान्यताओं को प्रभावित करती है। तो ये बात बहुत ही बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मूल्य है? ठीक, क्या प्राथमिक लक्ष्य, स्वाभाविक, परोपकारिता, आक्रामकता की जरूरत? क्या है सामाजिक मूल्य? जैसे सामाजिक मूल्य नीचे दिए गए हैं।
परोपकारिता है, देश प्रेम है, त्याग है, ईमानदारी, अनुशासन, चेतना, सहयोग, दृष्टता, सभ्यता, मानवीय गरिमा आदि सम्मान है। ठीक। जबकि प्राथमिक नोट लक्ष्य आक्रामक का जरूरत सामाजिक मूल्यों को नहीं। जहाँ पर ऐसे प्रश्न हों वहाँ पे अगर प्राथमिक लक्ष्य में वृत्ति और आक्रामकता की जरूरत सामाजिक मूल्यों में नहीं होती है, तो यहाँ पर सबसे अच्छा ऑप्शन आपका परोपकारिता सामाजिक को सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है, मूल्य माना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपने अपना अनुभव कैसे किया, आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर हमें एक बार अवश्य बताएं ताकि हम भविष्य में इससे संबंधित वीडियो को जरूर और रुचिपूर्वक बनाएं। ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार दोस्तों।